Good evening, all of you. Good evening, Abhi, Deepthi, Pranati, and Priyanka. How's the preparation going? जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? कुछ पूछना है? It's going good. अब उसको एक्सीलेंट पे ले जाइए कुछ दिनों में. अब going good से ज्यादा एक्सीलेंट. Preparation should go excellent, right? तो जितना कल पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम है? अर्बन लोकल गवर्नेंस, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसके बाद क्या, ये सारा कुछ क्लियर हो गया है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बेसिक डिफरेंस क्या है? नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं? इस नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एनीवन? कल नीति आयोग पढ़ा था. नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो क्या इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट? Comptroller Auditor General is a constitutional body or not? CAG is also not a constitutional body. CAG is a constitutional body. Abhi it is absolutely right. कि anything which is mentioned in the constitution is a constitutional body. तो CAG कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है अभी? In which article CAG is given? Ma'am, 148. तो अगर 148 में CAG दिया हुआ है, that means CAG is a constitutional body, ना? Then why have you answered that CAG is not a constitutional body? Yes, ma'am, गलत हो गया, होगी constitutional. Okay. तो अब आज बात करते हैं आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे. ठीक है, उसके पहले का कोई डाउट है? then you can ask, otherwise फिर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे जाते हैं. करण, प्रगति, प्रियंका, सब क्लियर था? जितना कल पढ़ा सारा क्लियर है? अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है कि देखो, राइट क्या होता है? राइट मतलब जैसे कि हमें क्या मिला था? फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट मतलब द राइट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि जरूरी है एक देश का सिटीजन होने के लिए. जिन राइट्स की जरूरत है वो हो गए आपके फंडामेंटल राइट. लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं कि मतलब क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई नीड सम काइंड ऑफ राइट, दैट इज नोन एज ह्यूमन राइट. ऑल्दो इसको प्रोटेक्शन नहीं मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इसको नहीं मिली है, फिर भी एक ह्यूमन को ह्यूमन होने के नाते कुछ राइट्स मिलने चाहिए, उसको कहते हैं ह्यूमन राइट. अब क्योंकि हर देश की अपनी एक लिमिटेशन होती है ना, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके बियॉन्ड हम लोगों को हर चीजें नहीं दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप इतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि हर तरह के राइट्स आपको दिए जा सके. जो बेस्ट पॉसिबल था वो हमने फंडामेंटल राइट पे दे दिया है. अब अगर हर राइट को फंडामेंटल राइट पे डाल देते, तो अगर मान लीजिए कि उस केस में हम अपने राइट को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो क्या होता? हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते. फिर अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ ला रही थी तो फिर तो हमें हमारे राइट्स मिल जाते. तो इसलिए क्या होता है कि कुछ राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले गए उसको एज ए ह्यूमन राइट, कि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन होने के नाते आपको वो राइट मिलनी चाहिए. जैसे आपको मतलब भर पेट खाना मिलना चाहिए, पहनने के लिए आपके पास क्लोथिंग होनी चाहिए. तो these are the right which मतलब we should have to be given because we are a human being. एंड आप खाना खाने के लिए भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो हमें ये भी है ना कि हमें जो फ्रेश फूड है वो मिलना चाहिए. ऐसा ना हो कि 2-4 दिन पुराना हम खाना खा रहे हैं. ठीक है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कुछ राइट्स मेरे पास होने चाहिए. तो इंडिया में क्या है कि अब फंडामेंटल राइट्स हमने दिया लेकिन इसमें सारे राइट्स को नहीं डाला गया. एक कमीशन मतलब वर्ल्ड लेवल पे फिर ये हुआ कि इंडिया जैसा पीस लविंग नेशन क्या अपने लोगों को इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, तो फिर हमने एक ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया. ये ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. इसका काम क्या है कि ये चेक करेगा कि किसी को किसी के राइट से केवल इसलिए कि वो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग वो अपने राइट को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कर पा रहा है या नहीं. किसी को आप उसके बेसिक राइट से डिनाई तो नहीं करने के एज अ ह्यूमन राइट को अपने राइट को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं मना कर पाता हूं. तो इसलिए 1993 में
ये बनाया आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कब बनाया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। अब जब भी कहीं लिखा होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है दैट दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको पार्लियामेंट अपने लॉ के थ्रू बनाती है। तो जब भी किसी बॉडी को पार्लियामेंट अपने लॉ के थ्रू बनाती है तो उस बॉडी को कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में और अभी जस्टिस एचएल दत्तू इसके क्या है? करंट चेयरमैन। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो जब भी आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो इसकी जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो ये है कि इसका चेयरमैन हमेशा और हमेशा केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता है। कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या हो सकते हैं? इसके चेयरमैन। तो जस्टिस एचएल दत्तू क्योंकि पहले क्या थे? पहले सीजेआई थे, इसलिए फिर वो अभी क्या है? रिटायर्ड सीजेआई होने के नाते वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या है? चेयरमैन। अब इसके जो अदर मेंबर होते हैं, तो इसके जो दूसरे मेंबर है, दूसरा मेंबर होता है कोई भी रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट का, और फिर थर्ड होता है रिटायर्ड जज जो हो वो हाई कोर्ट के। ठीक है, दो मेंबर तो ऐसे हो गए। अब दो मेंबर होते हैं जिनकी प्रैक्टिस रही हो ह्यूमन राइट कमीशन में, जिन्होंने बहुत काम किया हो, दो मेंबर्स को ऐसे रखा जाता है। फिर दो मेंबर्स को रखते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, मतलब जो ये दो मेंबर हो गए, अदर टू मेंबर जो प्रैक्टिकल जिनका एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स में, वो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब कि ऑल दो वो इस पोस्ट को होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सकता है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसका? राज्यसभा का, कि वो इलेक्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट की तरह, पर एक्सरसाइज पावर वहां पे भी करना है। ऐसे कुछ लोग जो ह्यूमन राइट कमीशन के लिए इलेक्ट नहीं हुए, पर क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट में कभी काम किया होगा, तो दो मेंबर्स होते हैं वो उसके एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। अब जो है चार, मतलब कि इनमें से जो है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इनमें से जो एक के जो चेयरमैन होते हैं, एक के मतलब के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन करते हैं। तो कितने मेंबर हो गए? तो पहली बात तो हमें याद रखना है कि इसका चेयरमैन हमेशा और हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, रिटायर्ड सीजेआई होगा। दूसरा मेंबर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। थर्ड मेंबर हाई कोर्ट का जज होता है। दो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मतलब ऐसा वो काम करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो ह्यूमन राइट में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ हो। इसके अलावा जो चारों हमारे अदर कमीशन है, कमीशन ऑन एससी एसटी माइनॉरिटी एंड विमेन, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कितने समय के लिए ये अपॉइंट होता है? तो जो भी बनते हैं ये एक तो या तो 5 साल के लिए या 70 ईयर्स। अब क्यों 70 ईयर्स? यहाँ पे हमेशा हमने क्या पढ़ा 65, पर यहाँ पे 70 क्यों? क्योंकि जो जजेस की रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और कोई जज ही इसका पार्ट बन सकता है। ठीक है, जज तो रिटायर नहीं होगी 65 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एज है वो हो रहा है या तो 5 साल या 70 साल। तो या तो जज की एज 70 ईयर्स हो जाए, या जो उसका टेन्योर है वो 5 ईयर्स पूरा हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। अब इनको हटाने का जो प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है हो सकता है ड्यू टू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हो जाए। इस ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि फिर अब क्योंकि गवर्नमेंट अगर उनके राइट्स को वायलेट कर देगी, तो फिर अगर मान लो ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि गवर्नमेंट ने इसको किया है, फिर गवर्नमेंट उस कमीशन के जो चेयरमैन उन्हीं को हटा दे। इसलिए ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को हटाने के लिए आपको जो प्रोब होगी वो उसी तरीके से होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो सेम वे आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है उनको हटाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्लियर हो गया? क्लियर और नॉट? दीप्ति, करण, क्लियर हो गया? तो can I ask the questions? If you will not ask, then I will ask. So National Human Rights Commission का चेयरमैन कौन होता है? Who can be the chairman of the National Human Rights Commission? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है कैसी बॉडी है? इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैसी बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आप लोग ये यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, सेम वे क्या होता है स्टेट में होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट में होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्यों? क्योंकि मैम बहुत नॉइज आ रहा है मैम।
Is it audible now? Is that audible? Yes, ma'am. Now it's clear. So, व्हाट आई एम टेलिंग कि जैसे आपका नेशनल लेवल पे एनएचआर मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, सेम वे स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है। अब इसको अलग से पढ़ने के बजाय आप इतना याद रखिए कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा वो होगा आपका जो रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं वो उसके सीजीआई मतलब जो सीजीआई होंगे, सीजे होंगे, वो उसके चेयरमैन होंगे और बाकी सारे प्रोविजंस यही होते हैं, वो स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब हमें अलग से पढ़नी है। बाकी आपका पूरा कोर्स मतलब जो बेसिक चीजें वो खत्म हो चुकी है। अब ये जो 2 शीट है वो हम आपको कल दे देंगे, तो वो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, तो फिर हम वेडनेसडे थर्सडे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके जो बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ तो आपका हो चुका है। तो पहला जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फंड्स के बारे में। ये फंड्स क्या होते हैं? फंड्स मतलब जहां पे जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, मतलब चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट है, तो पैसे तो उसके पास आते हैं, टैक्स लेती है, या सैलरी से जो भी पैसे वो लेती है। तो या फिर कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्ट मतलब कि अपने प्रॉपर्टीज को बेचना। तो जो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। ठीक है, रेलवे का पैसा वो लेती है, जो रेलवे से आप टिकट्स वगैरह लेते हैं, एयरपोर्ट से पैसे मिलते हैं। तो ये सारे क्या होता है कि गवर्नमेंट के फंड। अब जो गवर्नमेंट के जो फंड है वो कहाँ पे सबमिट होते हैं? तो पहला जो फंड है उसका वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ा फंड है गवर्नमेंट का, जहाँ गवर्नमेंट की सारी जितनी भी इनकम है, ऑलमोस्ट सारी इनकम जो है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाती है। चाहे से आपका जो टैक्स कलेक्शन हो, रेलवे के पैसे हो, या गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट करे, या फिर वो किसी देश को मतलब हम लोग क्या करते हैं लोन भी देते हैं, जैसे नेपाल को भूटान को इंडिया लोन भी देता है। तो जब वो लोन को वापस करते हैं तो उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी देंगे। गवर्नमेंट को क्या करेगी, जब लोन को रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट भी देंगे। तो वो सारा का सारा पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फंड है। अब इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट को रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है, कोई स्कीम लाने बनने के लोगों को काम देना है, गवर्नमेंट के लोगों को सैलरी देनी है, वो सारा का सारा पैसा इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट निकाल के खर्च करती है। तो जब भी गवर्नमेंट को इस फंड से पैसे निकालने होते हैं तो क्या करना होता है कि आप ऐसे ही मतलब ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट का मन किया और कि चलो आज 100 रुपए निकालते हैं, 500 रुपए निकालते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, प्रॉपर डिबेट की जाती है कि मतलब गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आएगी, प्रपोजल लेके आएगी कि इस प्रपोजल के थ्रू हमें इतने पैसे चाहिए। फिर वो प्रपोजल क्या होता है, पार्लियामेंट में बाकायदा पास होता है। ठीक है, तो इस एक बिल लाया जाता है, इस बिल को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल लेके आती है गवर्नमेंट,
और फिर वो बोलती है कि भाई हमें इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, मान लीजिए कि मनरेगा के लिए हमें 1,000 रुपए चाहिए। फिर एप्रोप्रिएशन बिल पर डिबेट होती है, पूरा डिस्कशन होता है, फिर वो बिल पास किया जाता है। जब वो बिल पास हो जाता है, फिर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने पैसे की डिमांड होती है और जितना जो है डिस्कशन में पास हो जाता है, उतना पैसे रिलीज किए जाते हैं। तो ये होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट की सारी जो इनकम है, लगभग सारी इनकम का पैसा यहाँ पे रखा जाता है। तो ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगला जो फंड है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 266 में है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में। ये पब्लिक अकाउंट क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, आप देखो अगर आपके पेरेंट्स में से भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो आप देखो कि उनकी सैलरी का कुछ पार्ट जो है डिडक्ट होता है, ठीक है, कुछ पार्ट हमेशा डिडक्ट होता रहता है, उनके जो इनकम होता है उसका डिडक्ट होता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या, वो जो डिडक्शन वाला जितना भी पैसा होगा फिर वो उनको दे देती है, ठीक है। या जो गवर्नमेंट को लोन मिलता है, किसी देश से उसको लोन मिला, ठीक है, तो वो सारा कुछ इस पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। मतलब बाकी तो क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, इनका कुछ फंड डिडक्ट होता है। तो जब वो कहते हैं ना रिटायरमेंट में, हाँ बिल्कुल, जीपीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है, तो जो पीएफ करता है वो यही है कि प्रोविडेंट फंड करके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा जाता है। और जब वो पर्सन रिटायर होता है तो ये पीएफ जो है हो जाता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट डाल के गवर्नमेंट क्या करती है, उस एम्प्लॉय को वापस कर देती है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? पहला हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, इनका कुछ पैसा डिडक्ट करके गवर्नमेंट रखती जाती है मंथली 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 मंथली। बाद में जब वो पर्सन रिटायर होता है तो उसमें गवर्नमेंट अपना कुछ इंटरेस्ट डाल के, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का था उतना ही एम्प्लॉय का होता है। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें सर्वेंट, तो जितना उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही गवर्नमेंट में लाती जाती है। फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पूरा पैसा दे दिया जाता है। दैट इज नोन एज द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के थ्रू पूरा पैसा दिया जाता है। क्लियर हुआ आपको कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट? कोई डाउट है इसमें? मानसी, करण, मैम संदीप? मैम ये जो फंड है मैम, ये जो फंड है ये क्या आरबीआई रेगुलेट करती है मैम, कि कौन देखभाल करती है सब फंड का? कंसोलिडेटेड फंड ये पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है ना, तो पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। तभी तो आप पार्लियामेंट से पूछ के बिल डाल के, मतलब एप्रोप्रिएशन बिल डालोगे, फिर पैसे निकालोगे, तो कौन रेगुलेट करेगा? पार्लियामेंट इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। जो आरबीआई है उसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, और जो आपकी गवर्नमेंट है उसका काम है फिस्कल पॉलिसी बनाना। आप लोगों का इकोनॉमी हो गया है? इकोनॉमी करा दी है ये? नहीं मैम, नहीं हुआ अभी इकोनॉमी नहीं हुई है। अच्छा, तो गवर्नमेंट का जो है वो पॉलिसी बनाती है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। और जो आरबीआई करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई का काम क्या है कि वो ये चेक करती है कि जो महंगाई है, अभी जो करंट मतलब उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कहते हैं कि महंगाई प्लस माइनस 2% ही रहनी चाहिए, 2% से ज्यादा, 2% से कम नहीं। तो ये काम महंगाई को रोकने का काम होता है, वो आरबीआई करती है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट करती है, पार्लियामेंट करती है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें ये एक चीज पहले है कि जैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या है कि अब मान लो कि हर एम्प्लॉय का पैसा काटते रहेंगे, तो ये क्या करते हैं बताते हैं। जो ये पैसे मतलब करते हैं, ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट से जो उसको रिटर्न आता है वो तो ज्यादा रिटर्न आएगा, फिर जो एम्प्लॉय को देना होगा वो कम देना होगा। तो ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इस कॉन्सेप्ट से काम करती है कि मान लीजिए आपसे 100 रुपए वाले प्राइस लेती है, फिर ये 100 रुपए जो है वो गवर्नमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी अपने हिसाब से। फिर जो उसका रिटर्न आएगा वो तो उसको गवर्नमेंट को हिसाब मिलेगा, और जो एम्प्लॉय होंगे वो जब रिटायर होंगे तो गवर्नमेंट उतना नहीं देते। नहीं तो फिर ऐसे आप सोचो कि पब्लिक अकाउंट काटने का गवर्नमेंट के पास क्या ही लॉजिक है। वो क्या करती है, शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करती है। ईपीएफओ तो प्राइवेट कंपनी में करता है नहीं। देखो अभी क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो ये चीजें हैं। अब और देखो जो वर्कर्स होते हैं, एक्चुअली आपकी इकोनॉमी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको। दो सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, जैसे कंपनी में काम करने वाले जो रजिस्टर्ड है, जिनका पूरा डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फिर कुछ होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जो आपके ठेले पे कुछ भी बेच रहे हैं, छोटे छोटे दुकान वाले, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब गवर्नमेंट को दोनों के जो क्या है, दोनों के जो भी इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करना है। तो ईपीएफओ क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए पीएफ जनरेट करती है, और उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि मतलब जिन भी जो भी
कंपनी ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड होती है, वो क्या करती है कुछ कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर देता है, मतलब वो कंपनी देती है, कुछ एम्प्लॉय कटाता है, उतना ही गवर्नमेंट भी क्या करती है उनको अपने से मदद कर देती है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो पीएफ जनरेशन होता है दैट्स कम अंडर द ईपीएफ, राइट। तो जितनी आप पूछ रहे हो वो ईपीएफ का पार्ट है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनके लिए हमारे पास कोई भी ऐसी स्कीम नहीं थी, इसलिए जो मोदी गवर्नमेंट है वो फिर लेके आई दीनदयाल श्रमेव जयते प्रोग्राम। आज से तो मतलब आई गेस 2015 में ये प्रोग्राम लेके आया था, जिसमें लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम। ये आपका इकोनॉमी का ये सारा कुछ पार्ट है, जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पे क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। इतने में कोई डाउट है? तो पॉलिटिक्स वाला सेक्शन है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है ना। पब्लिक अकाउंट क्या है? पब्लिक अकाउंट ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इनकी जो पैसे हैं वो काट के रखी जाती है, फिर जब आप रिटायर होने के बाद आप रिटायर हो जाओगे तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, कुछ पैसे दे देगी विद द इंटरेस्ट, विद सम इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको पैसे दे देती है, वो होता है आपका पब्लिक अकाउंट। क्लियर हुआ? अभी कुछ क्लियर हुआ? देव, करण, मानसी, साक्षी, दीप्ति, अबीर? यस मैम। अब आ जाते हैं आपका कंटिंजेंसी फंड। ये कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? कंटिंजेंसी का मतलब इस समझ में आ रहा है कि कभी कुछ जब ऐसा हो कि कोई ऐसा मोमेंट जो हमेशा ना होता हो, है ना। तो कंटिंजेंसी का क्या मतलब होता है कि हमेशा आप देखो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए हमें एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वहां पे सेशन चलना चाहिए, कि भाई पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन कब होती है? सेशन में। हमने पढ़ा है कि हमेशा डिबेट डिस्कशन नहीं होती है, मानसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। जब सेशन चलेगा तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी, तब एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा, फिर वो बिल पास होगा तो पैसे निकलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जो कभी प्रॉब्लम्स कभी किसी को बता के तो नहीं आती है। मान लीजिए कि सेशन नहीं चल रहा था और केदारनाथ में फ्लड आ गया, केदारनाथ में फ्लड आई थी थोड़े समय पहले, केदारनाथ में फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया, अभी थोड़े दिन पहले अभी फिर से उत्तराखंड में डिजास्टर आया। तो जो डिजास्टर आ गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जब पार्लियामेंट का फंड नहीं चलता है। अब अगर जब भी डिजास्टर आता है या कोई भी भूकंप आ गया समझ लो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जहां पे लोगों को तुरंत रेस्क्यू करना है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि केदारनाथ में फ्लड आई, हमें लोगों को रेस्क्यू करना है, पार्लियामेंट को पैसा चाहिए कि भाई मतलब रेस्क्यू करने के लिए पैसे भी तो लगेंगे। तो पैसे लेने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि जब सेशन चलेगा तो एप्रोप्रिएशन बिल डालेंगे तो फिर पैसे निकालेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि बजट सेशन के शुरुआत में ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक रीजनेबल अमाउंट निकाल के एक कंटिंजेंसी फंड बना दिया जाता है, ठीक है। एक कंटिंजेंसी फंड बना दिया जाता है और ये रेगुलेट करती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रेसिडेंट के नेम पे बनाई जाती है कि अगर कभी ऐसा डिजास्टर सिचुएशन आ जाए जिसके लिए हमें तुरंत पैसे की जरूरत है, तो ये जो कंटिंजेंसी फंड होगा उसमें से आप क्या करोगे, पैसे निकाल के वो आपका जो सिचुएशन है उसको फुलफिल कर लोगे। फिर जब आपका सेशन आएगा, अगर फिर से सेशन चलेगा तो फिर उतना पैसा जितना आपने खर्च किया फिर उस कंटिंजेंसी फंड में डाल दोगे। तो कंटिंजेंसी फंड का मतलब क्या हुआ कि कभी भी डिजास्टर सिचुएशन आ गई, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। हमारे पास मतलब मैं एप्लीकेशन बिल लाके फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल लेते, लेकिन कंटिंजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही कुछ पैसे निकाल के पहले से रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेशन नहीं चल रहा हो तो आप इन्हीं पैसों का यूज करके क्या कर लेंगे, उस डिजास्टर को टैकल कर लेंगे, ठीक है। ये होता है आपका कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कोई डाउट इसमें? दीप्ति क्लियर? मानसी क्लियर? कोविड में क्या हुआ था, मतलब कंटिंजेंसी फंड से के बजाय मतलब क्या होता है कि जो है कुछ चीजें ऐसे जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष, ठीक है, या मतलब एक प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से इन्होंने अपना निकाल दिया था, जिसमें लोगों ने बहुत सारा डोनेशन दिया था, ठीक है। तो उसी डोनेशन से काम चल गया था। कंटिंजेंसी फंड ऐसा होता है कि जैसे मतलब तुरंत कोई समस्या आई, तुरंत उसका निदान चाहिए, ठीक है, तो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाल के इसका यूज करेंगे। अब कोविड में गवर्नमेंट ने नहीं किया क्योंकि उसको बहुत सारा डोनेशन, तो टाटा और कितने लोगों ने तो कितना सारा डोनेशन दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कोई डाउट इसमें? मैम ये जो फंड जो नॉर्मल पब्लिक और सिटीजन जो इमरजेंसी टाइम जैसे कि कोविड के टाइम जो ये करे डोनेट करे, उसके ऊपर कोई वेरिफिकेशन कोई चेक होता है, मतलब वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं, सही जगह पे लागू हो रहा है दान का कि कोई नहीं? चेक नहीं होता, ये दान है ना। तो यही तो प्रॉब्लम है इंडिया में, आप मंदिरों को इतना दान देते हो, दान के ऊपर कोई भी सर्विलांस बॉडी नहीं है। मंदिरों को भी इतना डोनेशन मिलता है, क्या हम कभी चेक करते हैं कि मंदिर किस में यूज कर रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर इंडिया के मंदिरों का सारा पैसा मार्केट में आ जाए
तो जो हम लोगों से वादा किया गया था ना कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी तो कि ज्यादा मिल 15-15 जाएगा। लाख सच में अकाउंट में पहुंच जाए, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। जी जी। और मतलब हाँ प्लीज इट्स लाइक जो पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं, आई मीन फॉर द डिफरेंट स्कीम्स, उसके रेगुलेशन दिस कैग करते हैं ना, उनके रेगुलेशन, उनके इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल कैग के अंडर होता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कैश तो इसीलिए बनाई गई है कि जिस वे के लिए आपने पैसे निकाले थे उसी वे में आपने खर्च किए हैं या नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें से हो सकता है कुछ चीजें आपको पता हो सकता है कुछ ना भी पता हो। पहली बात ये कि जब भी कोई प्रपोजल लाया जाता है तो उसको बिल कहते हैं, और जब वो पास हो जाता है मतलब प्रेसिडेंट इसको अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस कि जब वो प्रपोज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल। जब वो पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक्ट। कोई डाउट? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि जब प्रपोज होगा तो बिल कहते हैं और जब पास हो जाता है तो वो एक्ट होता है। दूसरा क्या है, ये बजट क्या है। तो बजट क्या है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल निर्मला सीतारमन। वेरी गुड। तो अब जो ऑनरेबल निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द बजट फॉर दिस ईयर, वो उन्होंने इस साल का बजट अभी ला दिया है। अब ये जो बजट है आपको जान के ये बहुत आप यू विल बी सरप्राइज कि बजट जो वर्ड है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट वर्ड नहीं है। इसके बाद भी हर साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट क्या कहते हैं, प्रपोज करते हैं, और न्यूज़पेपर में भी यही निकलता है कि बजट आया हम सब लोग भी यही कहते हैं। लेकिन जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या है कि पूरे साल का, मतलब ये जो आप बजट होता है ना, बजट में क्या होता है पिछले साल आपके क्या रिकॉर्ड्स थे उसका भी रहता है, मतलब पिछले साल आपने क्या खोया क्या पाया, फिर पिछले साल की कौन सी स्कीम को आप अगले साल को कैरी फॉरवर्ड करोगे और अगले साल को बेहतर बनाने के लिए आप कौन कौन सी नई स्कीम लेके आओगे। तो आप देखे होंगे कि बजट के पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, आपने नाम सुना है इकोनॉमिक सर्वे। बजट के पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, फिर आता है आपका बजट। ऑल्दो दीज आर द मतलब दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द इकोनॉमी, बट फॉर द डिफरेंस आई एम यूजिंग कि जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे दो चीजें आती हैं, लेकिन बजट जो वर्ड है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इस साल और पिछले साल आपने क्या खोया क्या पाया, मतलब कितना आपको रेवेन्यू मिला और कितना आपने उसको एक्सपेंडिचर मिला, ठीक है, उसका पूरा डिटेल, और आने वाले ईयर्स में आप किस तरह की पॉलिसी लाने वाले हो और उसके रिलेटेड आपने कितना कितना फंड का एलोकेशन किया है, वो जो डिटेल होती है उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। आर्टिकल 112 में दिया है, तो आर्टिकल 112 बात करता है आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसको कि हम एज अ कस्टमरी बजट कहते हैं। क्लियर हुआ? एज अ कस्टमरी इसको हम बजट कहते हैं, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगला है एप्रोप्रिएशन बिल। अभी एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में थोड़ी देर पहले बात की। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है कि बिल जिसको हम डालते हैं, जो बिल प्रपोज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, to release fund from the consolidated fund of India, to release fund from the consolidated fund of India, we have to pass a bill. That particular bill is known as appropriation bill. Appropriation bill का क्या मतलब है कि which bill is presented in the parliament to withdraw some amount, some money from the consolidated fund of India. That particular bill is known as appropriation bill. एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब कि विड्रॉल मतलब कि जिस बिल के थ्रू आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या करेंगे, मनी को विड्रॉ करेंगे, उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। इसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको टिडबिट्स में डाला है ताकि आप इसको पढ़ें और ये सारी चीजें आपका रिवीजन हो जाए। ऑल्दो अब आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से पढ़ लोगे और काफी चीजें आपको याद भी रहेंगी। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्लियर हुआ? एप्रोप्रिएशन बिल मतलब जिस बिल से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाते हैं। अब आ जाता है ये मोशन क्या होते हैं, यानी ये कट मोशन क्या होते हैं। कट मोशन मतलब कि पहले तो आप क्या कर रहे हो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल लो। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपने मान लो कि अभी की सरकार है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है केंद्र में, ठीक है, अब इनको कुछ पैसे निकालने हैं, इनको निकालने हैं पैसे कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इन्होंने बोला कि मुझे जो है वेस्ट बंगाल में रोड बनवानी है, उसके लिए मुझे 1000 रुपए की जरूरत है।
अब इसमें पार्लियामेंट क्या करेगी, डिबेट करेगी, डिस्कस करेगी कि भाई आपको रोड बनवाना तो एक्चुअली यू नीड 1000 रुपीज और नॉट, हो सकता है वो रोड तो 100 रुपए में बन जाएगी, तुम 900 रुपए से ज्यादा मांगते हो। तो पार्लियामेंट क्या करती है, उस पर कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट जिस तरीके से कंट्रोल करती है कि भाई इतना पैसा नहीं, इतना पैसा है, जो भी मेजर होता है पैसे को कम करने का या ये बताने का कि ये पॉलिसी गलत है। मान लो कि ये बताया था कि भाई आप बंगाल में रोड क्यों बना रहे हो, वहां तो रोड ही रोड है, कितने रोड बनाओगे, रोड क्या क्या जाल बिछाना है। तो जो भी तरीके हैं इसको हम कहते हैं कट मोशन। अब ये जो कट मोशन है ये 3 तरीके का होता है, एक है पॉलिसी कट, एक है इकोनॉमिक कट और थर्ड है आपका टोकन कट। पॉलिसी कट का क्या होता है कि जब भी मतलब गवर्नमेंट अपना बिल लेके आती है, एप्रोप्रिएशन बिल कि मुझे 1000 रुपए चाहिए या कितने भी रुपए चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक। अब अगर पार्लियामेंट में पॉलिसी कट मोशन पास हो जाता है तो पॉलिसी कट मोशन की लाइन ये है कि पूरे मनी को घटा के 1 रुपए कर दिया जाए। मान लो कि 1000 रुपए मांगा गया है तो इसकी लाइन नहीं, जितना भी रुपए मांगा गया हो इसकी लाइन ये थी कि पूरे अमाउंट को घटा के 1 रुपए कर दिया जाए, मतलब कि आपको सिर्फ 1 रुपए मिलेंगे। अब 1 रुपए में तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो इसलिए सिंबॉलिक है कि पूरे डिमांड को काट के हम 1 रुपए कर देंगे और इसको हम कहते हैं पॉलिसी कट। पॉलिसी कट का मतलब क्यों कहा गया कि आपकी पॉलिसी ही गलत है। जब भी कोई डिमांड ऐसी होती है जहां पे पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए आप पैसे मांग लो इसकी एक्चुअल में नीड है ही नहीं, तो पार्लियामेंट करती है पॉलिसी कट कि आपकी पूरी डिमांड को घटा के 1 रुपए कर देंगे। नाउ योर डिमांड विल बी सब्सिडाइज, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस टू 1 रुपीज, उसको 1 रुपए डाल देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉलिसी कट। अगर ये पॉलिसी कट हो गया तो ऐसा मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की एक डिफीट है, गवर्नमेंट की हार है, कि सरकार तो आपकी है, इसके बाद भी पॉलिसी कट पास हो गया और आपकी जो पॉलिसी है उसको पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी नहीं करी। पॉलिसी कट का मतलब कि पूरे पैसे को घटा के कितना कर दिया जाएगा, 1 रुपए कर दिया जाएगा। कोई डाउट है तो इसमें अभी पूछ लीजिए। पॉलिसी कट का मतलब क्लियर हुआ आपको? पॉलिसी कट का मतलब समझ में आया? पॉलिसी कट रिजेक्ट भी बोल सकते हैं क्या? रिजेक्ट मतलब कोई डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना ऐसा नहीं है ना, एक्चुअली यहाँ पे रिजेक्ट घटा के। हाँ, इसका लाइन है कि घटा के 1 रुपए कर दो पूरे पैसे जितने भी आपने मांगे। जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटी खोलनी है, यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कहा 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो पॉलिसी कट अगर पास हो गया तो होता है कि पूरी डिमांड को घटा के 1 रुपए कर दो। अब 1 रुपए में तो काम होगा नहीं ना, तो होता है कि पॉलिसी ही गलत है, ये पूरा जो नीति लाई गई है वो पूरी की पूरी नीति गलत है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, पॉलिसी। 1 रुपए जो बोल रहे इज दैट फॉर एग्जांपल और कि वो असली में 1 रुपए घटा के? असली में बिल्कुल 1 रुपए, इसकी लाइन ही है। मैं बार बार तो कोट वर्ड टू वर्ड मत लेटो, मतलब आई एम नॉट कोटिंग वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर, कि इसको इसकी लाइन ये है कि पूरी डिमांड को घटा के 1 रुपए कर दिया जाए। मैम कभी ऐसा हुआ है कि 1 रुपए कर दिया? नहीं, 1 रुपए करने का मतलब है कि फिर तो वो पॉलिसी रन ही नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा फिर, मतलब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वापस लेती है और पॉलिसी कट कहते हैं दिस इज अ डिफीट फॉर द गवर्नमेंट आपकी। और लेकिन ये पॉलिसी कट पास नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि अब जैसी सरकार होगी ऑब्वियसली क्या होगा, कि माननीय सरकार मोदी जी की है, अब पॉलिसी कट लाने के लिए मैक्सिमम लोगों को वोट भी तो देना होगा ना, तो वो अब सरकार आपके लिए ज्यादातर मेंबर भी तो आपके होंगे, तो पॉलिसी कट पास ही नहीं हो पाता है एक्चुअली, ज्यादातर लोग जो है इन्हीं को वोट देंगे, इन्हीं की पार्टी, ठीक है। वो तो तब होता है कि जब इन वन भी हम लोग बोल सकते हैं कि डिस अप्रूवल नहीं मिला ही नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकेंगे, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं कर सकते, जिससे मतलब आपकी पॉलिसी ही गलत है। पॉलिसी गलत का मतलब अब ये काम होना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलिसी कट। क्लियर है मैम? मतलब ये टाइप की सार्कास्टिकली रिजेक्ट करने वाली, सार्कास्टिकली नहीं ऐसा, हाँ ये भी एक तरीका है कि मतलब अब ये माना जाता है कि भाई गवर्नमेंट की डिमांड एकदम गलत है, और जो ये पास नहीं हो पाती, ये तभी पास हो पाती है जब कभी कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब कि 272 से इस पार्टी को मिलेगी वही अपनी सरकार बनाएगी, मान लीजिए किसी को भी वो नहीं मिल पाई इतनी मेजोरिटी, तो ये लोग क्या करते हैं, 2-4 लोग मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं कि वो भी बाहर समर्थन दे रहे, वो भी दे रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग बीच बीच में अपना करते रहते हैं, बीच बीच में कि नहीं हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उस जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी इस तरह का बिल पास हो पाता है। जब फुल फ्लेज मेजोरिटी की सरकार है तो कोई अपनी पार्टी का अगेंस्ट वोट ही नहीं देगा, तो पॉलिसी कट पास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका अगला है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट का मतलब होता है कि कुछ पैसे कम कर दो। मान लो कि 1000 रुपए की डिमांड है, तो पार्लियामेंट को लगता है भाई 1000 तो बहुत ज्यादा आपने मांगे, 700-800 में काम हो जाना चाहिए, तो 700-800 इकोनॉमिक कट मतलब जो कुछ रीजनेबल अमाउंट ऐसा लगता है पार्लियामेंट को कि इतना नहीं, इतने में वो काम हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक कट, ठीक है। इकोनॉमिक कट क्लियर हुआ। अब अगला है टोकन कट।
मतलब पॉलिसी पास नहीं करवानी हो तो इसका यूज करते हैं, डेफिनेटली तो पॉलिसी ही गलत है तो इसका यूज करते हैं। अब टोकन कट क्या होता है, जब कहते हैं कि इसमें से जो भी आपने पैसे मांगे इसमें से 100 रुपए कम कर दिया जाए। अब 100 रुपए कम करने से कुछ बिल पे असर तो होगा नहीं भाई, जब वो जो बिल पास होता है, बड़े बड़े बिल पास होते हैं, करोड़ों में पास होते हैं, करोड़ों में जब कोई करोड़ों क्या अरबों में पास होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि इसका जो लाइन है उसको कहते हैं कि टोकन कट जब पास होगा तो जो मांगी हुई डिमांड है उसमें से 100 रुपए कम कर दिया जाए। 100 रुपए कम करने का मतलब है कि जो विपक्ष है, जो आपकी अपोजिशन है, वो ये दिखाती है इससे किसको, पब्लिक को, कि टोकन कट पास हो गया तो अपोजिशन ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई जितना पैसा गवर्नमेंट मांग रही है ये गवर्नमेंट आपकी वैसी नहीं है जो पैसे को बचा के काम करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरीके की गवर्नमेंट नहीं, वैसी गवर्नमेंट है जो हमारे पब्लिक पेयर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसे का वेस्ट कर रही है। तो टोकन कट मतलब होता है कि पूरे डिमांड में से 100 रुपए कम कर दिया जाए। 100 रुपए कम करने से पॉलिसी पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक टोकन एक सिंबल की तरह दिखाया जाता है, एक रीजनेबल अमाउंट जो जितना इन्होंने मांगा है उतने की जरूरत नहीं, इसको हम कहते हैं टोकन कट। जब कहते हैं 100 रुपए जो है इसमें से कट कर दिया जाए, और पॉलिसी कट जब पूरी डिमांड को घटा के 1 रुपए कट दिया जाए। तीनों कट आपको क्लियर हुए, मोशन ऑफ कट्स क्लियर हो गए, मैम पॉलिसी कट की बात करें, टोकन कट। मैम एक बार आप टोकन कट का एक डेफिनेशन बता दो कि अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे। टोकन कट मतलब कि जितना भी डिमांड की गई है उसमें से 100 रुपए कम कर दो, जो भी डिमांड है गवर्नमेंट की उसमें से 100 रुपीज कम कर दिया जाए, उसको कहते हैं टोकन कट, ठीक है। ओके मैम, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े, क्लियर हो गया। अरे अभी मैं नाम ले लेके पूछना पड़ता है सबको। अब आगे आ जाइए, ये है पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। तो जो पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू होता है तो जो शुरू के मतलब 12 बजे से वैसे इनका क्वेश्चन आवर शुरू होता है। क्वेश्चन आवर मतलब जब ये लोग आपस में डिबेट डिस्कशन करते हैं तो उसको कहते हैं सेशन। जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं तो जो शुरू का 1 घंटा होता है, मतलब 12 से 1 बजे का जो टाइम है उसको हम कहते हैं आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। जो मतलब जैसे ही शुरू हुआ तो पहला जो घंटा होगा, जैसे वो लोग बैठेंगे तो शुरू का जो पहला घंटा होता है, स्टार्टिंग का 1 आवर होता है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 2 तरीके के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं स्टेयर्ड और एक होता है अनस्टेयर्ड, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मतलब स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब कौन ये बताएगा कि क्वेश्चन स्टेयर्ड है, अनस्टेयर्ड है या शॉर्ट नोटिस है, ये बताते हैं आपकी लोकसभा की स्पीकर। कोई भी क्वेश्चन अगर शॉर्ट मतलब स्टेयर्ड है, मतलब स्टार्ड क्वेश्चन है, स्टेयर्ड क्वेश्चन है, तो क्या होगा कि मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछेगा, जो मेंबर क्वेश्चन पूछेगा, मिनिस्टर उसका तुरंत आंसर देते हैं, मिनिस्टर उसका तुरंत ओरल आंसर देंगे, और बदले में जो मिनिस्टर मतलब जिसने पूछा है वो उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल से देखिए कैसे, कि मान लो कि जो है दीप्ति तो राष्ट्रपति थी ना, तो मान लीजिए कि साक्षी है, साक्षी इस समय एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, साक्षी इस समय एजुकेशन मिनिस्टर है। अब पार्लियामेंट में चल रहा है सेशन, मैं हूँ विपक्ष में, मैं कांग्रेस पार्टी का पार्ट हूँ, और साक्षी मान लीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर है और ये बीजेपी में है। अब एक साइड साक्षी बैठी, एक साइड मैं बैठी हूँ। इन्होंने बोला कि हमें जो है एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, कहाँ यूनिवर्सिटी खोलनी है हमें, दिल्ली में। दिल्ली में इन्होंने बताया कि मुझे एक यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब मैं कांग्रेस के मेंबर हूँ, मुझे लगता है कि भाई दिल्ली में तो पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो मैं खड़े होके मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ऑनरेबल मिनिस्टर आप ऐसे ऐसी चीजें लेके आ रही है, इससे तुम्हारे बहुत पैसे जाएंगे। मैंने अपना क्वेश्चन पूछा। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन स्टेयर्ड क्वेश्चन है तो साक्षी क्या करेंगे, तुरंत खड़े होके मुझे उनको आंसर करना होगा, ठीक है। फिर वो मुझे बताएंगे कि भाई हमने तो ये सोचा कि यहाँ पे बाहर बाहर के भी लोग आते हैं पढ़ने, तो और यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, तो मैं इसलिए यूनिवर्सिटी खोल रही हूँ, इन्होंने मुझे बताया। अब बदले में मैं इनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने कहा कि भाई इतनी यूनिवर्सिटी से पहले मुझे मतलब क्या है कि मुझे और क्वेश्चन उससे पूछना है, मतलब जो क्वेश्चन पूछने के बाद पूछते हैं उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो मैं खड़ी होगी, मैंने कहा कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उससे क्या करूँ, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछूं, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का भी क्या करें, मुझे आंसर करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इस तरह की डिबेट होती है, उसको हम कहते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चन। क्लियर हुआ आपको? स्टेयर्ड क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहते हैं तारांकित प्रश्न, मतलब स्टार्ट, उसमें स्टार्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ ये बात? ये क्लियर हुआ? साक्षी आपको क्लियर हुआ? इसको कहते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। संदीप क्लियर हो गया? अब वो अगला है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन।
अनस्टार्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि अनस्टार्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिसके लिए आपको खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछना है, ना ही मिनिस्टर आपको आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन अगर अनस्टार्ड क्वेश्चन है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता पार्लियामेंट में कि इतने छोटे से टाइम में सब लोग क्वेश्चन पूछना और सब लोग आंसर दे, तो कुछ क्वेश्चन जिसको मतलब ऐसा जरूरी है कि जिसका आंसर तुरंत लग जाए उसको तो स्टेट क्वेश्चन बना दिया। अनस्टेट क्वेश्चन क्या होता है कि जिसका आंसर जो मिनिस्टर है वो रिटर्न आपको भेज देंगे, मतलब आपने क्वेश्चन पूछा उसका रिटर्न क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पर इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप खड़े हैं तो चलो तो पूछ लिया, रिटर्न में तो पॉसिबल भी नहीं है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन द किसमें, इन द अनस्टेट क्वेश्चन। तो दो तरह के क्वेश्चंस क्लियर हुए, एक तो स्टेट जहां पे मैंने ओरली पूछा और ओरली मुझे जवाब मिल गया, और जहां पे रिटन में जवाब मिलता है उसको हम कहते हैं अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस, राइट। क्लियर हुआ इतना? मैम ये जो अनस्टर्ड क्वेश्चंस है इसमें हम रिटर्न में देते, तो हम रिटर्न में किसको मतलब मेल करके दे देते या फिर हम स्पीकर ऑफ दी लोकसभा को देते और वो उनको देते हैं? मिनिस्टर जिसने पूछा है उनके पास जाता है। अब क्यों मेल क्यों करेंगे, मतलब मेल क्यों नहीं करते, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोविजन जब हमारे बनाए गए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी थी, तो मेल जैसी चीजें तो तब थी ही नहीं, तो रिटर्न में दिया जाता था। आज भी कस्टमरी वैसे ही चला आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसीलिए उसको डिजिटलाइज करने की बात हो रही है, लगातार कह रहे हैं पार्लियामेंट को डिजिटलाइज किया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट मतलब लेटर लिख के उनके घर पे भेज देते हैं एड्रेस पे? पार्लियामेंट में ऑफिसेस होते हैं, पार्लियामेंट में हर मिनिस्ट्री के अपने अपने ऑफिस है। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट है, ये इसका डिपार्टमेंट है, ये मतलब विपक्ष वाले यहाँ पे बैठते हैं। तो जिसने पूछा है मतलब विपक्ष ने पूछा तो विपक्ष के चैम्बर में चला जाएगा, पढ़ लो, ठीक है। घर पे नहीं भेजते, पार्लियामेंट में ही बहुत सारी चीजें होती है। और या जब मान लो वो सारे मेंबर्स बैठे तो उनके टेबल पर चला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सारे मेंबर बैठे उनके टेबल पर आंसर चला जाएगा, ठीक है। संजीत ये जो मैम अनस्टेट जो क्वेश्चंस है इसका रिस्पांस मैम कितना दिन में मिलता है? सेम डे में देना होता है कि कुछ टाइमलाइन है क्या? नहीं, टाइमलाइन का ऐसा कुछ तो डिस्कशन नहीं है, लेकिन जो है विद इन द सेशन ही आपको दे देना। मान लो कि विंटर सेशन चल रहा है, मैंने क्वेश्चन आज पूछा, अब तुम मतलब जो मिनिस्टर मुझे एक साल बाद आंसर देंगे, तो फिर मैं मुझे क्या पता चलेगा कि क्या पढ़ेंगे। तो जब सेशन चल रहा है तभी क्वेश्चन आवर और ये जो क्वेश्चंस है वो पूछे ही सेशन में जाता है, तो ऑब्वियसली जो आपका बजट सेशन है तो उसमें बजट सेशन में आंसर दे देंगे, विंटर सेशन है तो विंटर सेशन में आंसर दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी देंगे। और कोई दिक्कत मैम ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे हमने रिटर्न में क्वेश्चन भेज दिया और उन्होंने हमें रिप्लाई भी कर दिया, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट डे जब भी क्वेश्चन आवर हो रहा है? इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है कि अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है। स्टेयर्ड होते तो तुरंत ही सप्लीमेंट्री चीजें पूछ लेते, पर क्योंकि अनस्टेयर्ड है इसीलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। मैम मतलब ये कॉन्फिडेंशियल हो गए एक टाइप से? एक तरीके से बिल्कुल। क्या पूछा मैम, जो क्वेश्चन पूछता है वो ओरली या रिटन में भी? ओरली होगा तो आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन होगा, रिटन होगा तो आपका अनस्टेयर्ड होगा। क्लियर हुआ है? मैम क्वेश्चन भी रिटन होगा और आंसर भी रिटन होगा? देखो क्या होता है, एक होता है 10 डेज नोटिस, आपको कोई चीज पूछनी है, ऐसा नहीं कि जब मन होगा तब पूछ लेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए लोकसभा स्पीकर को क्वेश्चन देना होगा, ठीक है। 10 दिन पहले वो क्वेश्चन आपको देना होगा, फिर लोकसभा स्पीकर ये बताते हैं कि आपका ये क्वेश्चन हम स्टेयर्ड में रखेंगे या अनस्टेयर्ड में रखेंगे। अगर तो लोकसभा स्पीकर को स्टेयर्ड क्वेश्चन में डाल देते हैं तो क्या होगा कि जैसे मिनिस्टर आएंगे आप खड़े होकर अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। और बदले में जो स्पीकर होंगे, जो मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो उसका आंसर दे देगा, ठीक है। अब इसी भी आप देखो, कभी आप पार्लियामेंट्री डिबेट देखो तो वो जो खड़े होते हैं मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, वो भी क्या बोलते हैं, ऑनरेबल स्पीकर आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्ट मिनिस्टर से नहीं पूछते, वो अपना क्वेश्चन बोलते हैं स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर द मिनिस्टर। फिर स्पीकर बोलते हैं आपके मिनिस्टर को कि ऑनरेबल मिनिस्टर काइंडली आंसर द क्वेश्चन ऑफ द मेंबर। तो फिर जो मिनिस्टर खड़े होते हैं बताने के लिए वो भी स्पीकर को बताते हैं कि ऑनरेबल स्पीकर आई हैव डिड दिस काइंड ऑफ प्रोविजन बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो जो आपके स्पीकर होंगे फिर उस मेंबर को बताते हैं कि भाई देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। तो ये चेन प्रोसेस होती है, हमने स्पीकर को दिया, स्पीकर मिनिस्टर से, फिर मिनिस्टर स्पीकर को, स्पीकर उस पर्सन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 10 डेज नोटिस जो है पहले से दी जाती है, चाहे तो आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन हो या फिर आपका अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। दोनों बातें समझ में आई आपको? क्लियर हुआ या नहीं? करण, देव, अबीर, साक्षी, संजीत, प्रतिभा? यस मैम।
अब ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं कि मान लो कि हर जगह पे तो ये है कि 10 दिन पहले आप भाई लिख के दो, फिर स्पीकर बताएंगे कि आपका क्वेश्चन स्टेयर्ड है उसके अकॉर्डिंग फिर जो मिनिस्टर वो आंसर देते हैं। पर कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनको जैसे अनअवॉइडेबल होते हैं, जिसके लिए आप ये इतना वेट नहीं कर सकते कि हम 10 दिन के बाद नोटिस देंगे फिर उसके बाद करेंगे। जैसे आपका निर्भया वाला जो केस हो गया था, अब निर्भया केस तुरंत हुआ है, पब्लिक जो है रेपिड स्ट्रगल कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, या अभी आपका जो कुछ दिन पहले वो चमोली उत्तराखंड में डिजास्टर आ गया था, मतलब कोई चीज तुरंत हो गई इसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसके लिए हमें जरूरी है कि तुरंत का तुरंत इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं दिस इज अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीजें इसको तुरंत पूछा जाना जरूरी है। इसके लिए ये शॉर्टर 10 डेज की जो शॉर्टर 10 डेज की डिस्क्रिप्शन है कि 10 दिन पहले आप लोग समझ स्पीकर को दो, वो जो जब ये बाउंडेशन हटा दी जाती है उसके बियॉन्ड मेंबर को जो क्वेश्चन पूछना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन जिसको टाला नहीं जा सकता और ये जरूरी है पब्लिक के लिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस में चीज बहुत जरूरी है, जरूरत आ गई है कि इस पे अभी तुरंत की तुरंत बात करी जाए, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोटिस। क्लियर हुआ? और फिर इसका आंसर तुरंत ही मेंबर देते हैं, फिर वो बताते हैं कि इसके रिलीफ के लिए हम क्या करना है। मैम मैम जैसे ऊपर अनस्टेट क्वेश्चन और स्टेट क्वेश्चन आपने बताया, तो उसमें मैम 10 डेज का आपने नोटिस पीरियड बताया कि पहले उन्हें लोकसभा स्पीकर को बताना होता है। तो मैम मतलब जो भी मिनिस्टर अपना प्रपोजल लाने या कोई भी स्कीम लाने वाले हैं वो पहले से ही डिस्क्लोज्ड होती है सबको, कि तभी तो वो अपने 10 दिन पहले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं उस पर? जो सेशन है वो कुछ दिनों तक चलता है और जितने भी स्कीम्स वगैरह चीजें मतलब मैक्सिमम जो स्कीम वगैरह है वो बजट में ही प्रपोज हो जाती है। तभी तो एलोकेशन करते हुए होता है कि भाई बजट में हम किसानों के लिए ये करेंगे, ठीक है, या ये स्कीम लेके आएंगे, तो ऑल मतलब ऑल द थिंग्स हैज बीन सेट ऑलरेडी इन द बजट, इसलिए भी 10 डेज का जो प्रायर नोटिस है वो हो जाता है। और 10 दिन का नोटिस होने के मतलब फ्लो में ही आपका सेशन तो चलता ही रहता है ना, तो उसी फ्लो में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज मान लो कोई स्कीम लाए, इसके लिए 10 दिन का आपके पास टाइम है, 10 दिनों में आप पूछ लोगे, नहीं पूछ पाए तो आपका सेट क्वेश्चन से कुछ आंसर होगी, ठीक है। और बाकी जो मेजर स्कीम्स है वो बजट में ही पहले से ही पता चल चुकी होती है, ठीक। ओके मैम, और कुछ थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ? क्लियर और नॉट? मैम एक बारी ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन आर वाला, एक बारी कट मोशन में आपने इकोनॉमिक एंड टोकन का क्या बताया था, मैं थोड़ा स्किप हो गया। इकोनॉमिक कट मतलब कि कुछ रीजनेबल अमाउंट कट कर दो, मतलब कि 1000 रुपए आपको मांगा, मान लो कि पार्लियामेंट ने 1000 रुपीस मांगा है, उन्होंने कहा 1000 नहीं 8 मिनट में अपना काम पूरा कर दो, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कट। और टोकन कट होता है कि जो भी अमाउंट है चाहे वो अरबों रुपए है, तो उसमें कहते हैं कि इसमें से आप 100 रुपीस कट कर दो, 100 रुपीस कट करने से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टोकन है 100 रुपए का टोकन, मतलब ये तो कह देते हैं कि ये मैसेज दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज नॉट मतलब कि पुअर फ्रेंडली गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ सिंबॉलिक वे में करने के लिए टोकन कटाया जाता है कि जो भी डिमांड की गई है उसमें से हम 100 रुपए कट करें, इसको कहते हैं टोकन। आप क्लियर हो? मैम थैंक यू मैम। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? प्रतिभा, मानसी, करण? अब अगला है आपका कॉलिंग अटेंशन। एक कॉलिंग अटेंशन क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांस हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जिसके लिए मेंबर तुरंत सोचते हैं कि पार्लियामेंट का ध्यान इस चीज पे लाया जाए। मान लो कि कुंभ का मेला चल रहा है, इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा है और इस समय हमारा सेशन चल रहा है विंटर सेशन, ठीक। अब कुंभ मेले में क्या हुआ कि अचानक ट्रैफिक हुई, इतनी बड़ी भगदड़ हुई कि मेले में 1000 लोगों की डेथ हो गई। अब जरूरी है कि पार्लियामेंट क्या करे, इस पे बात करे, पार्लियामेंट मान लीजिए कि बजट पे बात करे या किसी स्कीम पे बात करे, तो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉलिंग अटेंशन लेके आते हैं। कॉलिंग अटेंशन इज अ प्रपोजल, कॉलिंग अटेंशन लाया जाता है, जिससे बोला जाता है कि जो भाई पार्लियामेंट आप अभी अपना ध्यान इस मुद्दे पे लेके आओ, दिस इज अ वेरी सीरियस केस व्हिच हैज बीन मतलब व्हिच हैज बीन हैपेंड इन इलाहाबाद, जो कि ऐसा केस हो गया। तो कोई भी ऐसा मुद्दा जो अचानक आ जाए और उसके लिए जो है पार्लियामेंट का ध्यान लाना जरूरी है, उसके लिए जो मेंबर है वो कॉलिंग अटेंशन लेके आते हैं। इसके लिए आपको लोकसभा स्पीकर की परमिशन की जरूरत नहीं है,
वो मिनिस्टर के ध्यान में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए, इसलिए लाया जाता है कॉलिंग अटेंशन की। तुरंत मिनिस्टर के दिमाग में ये बात डाली जानी चाहिए और मिनिस्टर को क्या करना होगा कि एक ब्रीफ स्टेटमेंट देना होगा कि फिर कितने टाइम में वो जो है इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन। क्लियर हुआ ये? मैम ये जो कॉलिंग अटेंशन है मैम ऑपोजिशन पार्टी करती है कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि लाठी तो आपकी ऑपोजिशन है मेंबर्स लेके आते हैं इसको। अब अगला है आपका प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब आप समझ रहे हो, प्रिविलेज मतलब कि जहाँ पे कुछ रिस्पेक्ट वाली बात हो। तो कभी के मार्केट में लगता है, मेंबर्स को ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर उसका काम ऐसा नहीं है कि जो संसद है उसकी एक अपनी गरिमा है, एक डिग्निटी है। तो किसी मिनिस्टर का जो भी काम है वो ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट की डिग्निटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म कर रहा है, मतलब पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है उसको इसको हार्म कर रहा है। तो उस मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या रहता है? प्रिविलेज मोशन। अगर प्रिविलेज मोशन पास करता है तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। प्रिविलेज मोशन का क्या मतलब हुआ कि अगर पार्लियामेंट की नजरों में इन द ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स कि ऐसा है कि कोई मेंबर ऐसा काम कर रहा है जो पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है उसको हार्म कर रहा है या जो प्रिविलेज ऑफ द हाउसेस के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं? उसको हटाने के लिए लाया जाता है प्रिविलेज मोशन। अगर वो पास हो जाता है तो पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है। क्लियर हुआ प्रिविलेज मोशन? क्लियर और नॉट? ये वाली शीट आप लोगों को मिल गई थी, ये शीट मिल गई थी आप लोगों को? जी मैम। अब ये आपका शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट क्या होता है कि हाँ मैम जीरो आवर्स कब आते हैं मैम? जीरो आवर जो मतलब आपका एक्चुअली जो क्वेश्चन आवर का टाइम है वो 1 से 2 होता है। ठीक है, तो 1 बजे तो 1 बज गया, 12 बजे 12 बज गया। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है वहां पे कुछ हमारे यहाँ प्रोविजन है। 12 से 1 के बीच में जो टाइम है उसको हम जीरो मान के चलते हैं। तो 12 से 1 के बीच में जो डिस्कशन होता है उसको हम कहते हैं जीरो आवर। ठीक है, मतलब 12 बजे तो से शुरू, इसको शून्य काल कहते हैं, जो 12 बजे शुरू होगा और 1 बजे खत्म हो जाएगा, इसको जीरो आवर कहते हैं। 1 से 2 आपका क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ संजीव? आपका छूट गया था, अच्छा आपने रिकॉर्ड करा दिया जीरो आवर। और मोशन ऑफ थैंक्स तो आपको बता ही दिया था कि जब भी सेशन शुरू होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो पूरी अचीवमेंट बताते हैं कि लास्ट ईयर की गवर्नमेंट की क्या-क्या अचीवमेंट हुई। किसी की भी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को बताना होता है कि उनकी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट थी, जो जब प्रेसिडेंट अपना स्पीच खत्म कर देते हैं तो उनको थैंक्स मतलब देते हैं। तो सारे लोग हैं वो उस पर वोट करते हैं, इसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब शेडो कैबिनेट। तो शेडो कैबिनेट हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। शेडो कैबिनेट एक तो हमने बहुत सारी चीजें आपके ब्रिटेन से ली है, तो ब्रिटेन में ये जो है शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। ये शेडो कैबिनेट क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और अपोजिशन में मान लीजिए कांग्रेस है। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारे अपोजिशन है कि टीएमसी भी है, तो कांग्रेस भी है, सपा भी है, बीएसपी भी है, बहुत सारी पार्टी है। और आपका जो ब्रिटेन है वहां पर मेजरली दो ही पार्टी, तो वहां पे कहते हैं एक तो लेबर पार्टी है, दूसरी का मुझे नाम नहीं याद है, एक लेबर पार्टी और एक और कोई पार्टी है। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी पार्टी जीत गई तो एक तो उनका प्राइम मिनिस्टर, जो पार्टी जीतेगी ऑब्वियसली ऐसा होगा कि प्राइम मिनिस्टर उनका होगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाएंगे। वैसे ही चीजें जो विपक्ष है, जो आपका ऑपोजिशन है, वो भी वही पोस्ट बनाती है। जैसे कि इनका फाइनेंस मिनिस्टर मानते कि बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, तो कांग्रेस का भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। उनके कोई तो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, मानते कि रमेश कल्याण मिश्रा बन गया उनके एजुकेशन मिनिस्टर, तो कांग्रेस ने भी एक अपना एजुकेशन मिनिस्टर बना लिया, वो तो ऐसा ऑफिशियल बन गए। और जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, वो भी अपना वही मिनिस्टर बनाता है। इसमें क्या होता है कि जब जो सरकार है वो अपना काम करना शुरू करेगी तो जो ये शैडो वाला मिनिस्टर होगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के काम को देखेगा, जो ऑपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर के सारे काम को देखेगा, वर्क को देखेगा कि प्राइम मिनिस्टर वो सारे वर्क प्रॉपर वे कर रहा है नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के सारे वर्क्स को देखेगा। उससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस बना रहेगा कि मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पीपल एट लार्ज के अगेंस्ट है। तो शैडो कैबिनेट का मतलब कि अपोजिशन की अल्टरनेट कैबिनेट बना लेती है जो कि उसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को वॉच करेगी। ठीक है, फिर वो बताएगी कि मतलब फिर ताकि डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो और अच्छे से डिबेट डिस्कशन हो, इसको हम कहते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्लियर हुआ? शैडो कैबिनेट मतलब जो ऑपोजिशन की अल्टरनेट मतलब कैबिनेट बना के जो पर्टिकुलर मिनिस्टर उनको क्या करती है, लुक आफ्टर करती है, इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। क्लियर हुआ? अभी देव करण
ओके, अब अगला है आपका हंग पार्लियामेंट। हंग का मतलब जहां पे कुछ लटक गया हो, लटके हुए हंग कहते हैं ना उसको, लटका हुआ हंग। हंग का मतलब क्या होता है कि कभी भी जब भी मतलब कहीं इलेक्शन होगा, चाहे से आपका लोकसभा हो या विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या लेजिस्लेटिव का आपके लोकसभा राज्यसभा में हो, उसमें क्या होता है कि एक मेजोरिटी डिसाइड कर दी जाती है। जब अभी आपका वोटिंग पोल आता होगा, आपके इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो आप लोग देखते हो कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कहते हैं कि कांग्रेस को 90 मिल रही है, भाजपा को 80 मिल रही है, सरकार बनाते इतनी दूरी पे है, सरकार बनाने से अभी इतने की कमी है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका बेंचमार्क डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे लोकसभा में बेंचमार्क है कि किसी पार्टी को 272 सीट मिलेगी तभी जो है सरकार बनेगी, उससे कम होगा तो आपकी सरकार नहीं होगी। एक बेंचमार्क पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे कि राज्यसभा आपका राजस्थान में जिसकी 110 सीटें आएगी, एक थी 105 आएंगे, कि इतनी सीटें आएगी तभी आपकी सरकार बनेगी। तो एक पर्टिकुलर बेंचमार्क डिसाइड कर दिया जाता है कि इतनी सीटें आएंगी तो ही फिर आपकी गवर्नमेंट बन सकती है, राइट। लेकिन मान लो कि किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं आती, तो जब किसी भी पार्टी को जो बेंचमार्क वाला नंबर है वो नहीं आती है, तो अब क्या हो गया कि मतलब अब तो सरकार बन ही नहीं सकती। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट के। अब जो है कोई भी किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट बना सके, तो जो ये सिचुएशन है इसको हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट के। अभी पार्लियामेंट जो है लड़की हुई कि वे कैसी गवर्नमेंट बनाए, इसका आंसर ये है कि फिर वो अलायंस बनाते हैं। तो कुछ लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं कि मतलब चलो हम फिर नेगोशिएशन चलता है कि 2 सीट, कोई किसी को 2 सीट मिली तो उसने अपने 2 सीट दे दी, किसी ने 5 सीटें दे दी, फिर एक अलायंस बन जाता है, उसकी फिर उस हिसाब से वो लोग अपनी सरकारें चलाते हैं। तो हंग पार्लियामेंट क्या है कि जब जो सेट बेंचमार्क है उस सेट बेंचमार्क पे किसी को भी सीटें नहीं मिली है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट। गेटिंग और नॉट, क्लियर और नॉट क्लियर? हंग पार्लियामेंट सबको संजीत क्लियर हो गया? यस मैम। अब आपका है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है कि लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है, जैसे जिस दिन लास्ट आपकी लोकसभा होगी, जिसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर अगला इलेक्शन। तो जैसे मतलब कि आज मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है, 2 मार्च से, मान लो आज लोकसभा का लास्ट सेशन है, लास्ट दिन। तो आज लोकसभा में डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ, लोकसभा आज खत्म हुई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो जब पहला सेशन होता है, तो जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोबारा क्या करेंगे, इसमें कॉन्टेस्ट करेंगे, और कॉन्टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है फिर बिड करके आएंगे। तो कहते हैं कि फिर जो लोग जीत के दोबारा आते हैं उस में लोकसभा में, न्यू लोकसभा में, उसको हम कहते हैं लेम डक्स। जैसे डक्स होती है ना छोटी छोटी, की मतलब आप समझ लो कि ये लाइन है, ये सारे डक्स यहाँ पे थे, जो डक पास कर गई टेस्ट को वो सब खुद के वापस आ गए लोकसभा में, इसको हम कहते हैं लेम डक। मतलब लेम डक का मतलब क्या हुआ कि जो पुराने मेंबर्स थे वो नई लोकसभा में कॉन्टेस्ट करके वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं लेम डक सेशन, जहां पे वो पुराने मेंबर्स वापस से लोकसभा के सेशन में क्या करते हैं, वापस आते हैं, इसको कहते हैं लेम डक सेशन। क्लियर और नॉट? मैम स्टेटमेंट में मैम नॉट गेट री-इलेक्टेड दिया है मैम। यस मैम। कहां पे? दोस्त मेंबर ऑफ द, तो वो तो बाहर हो गए ना, जो नए आए हैं उनको क्या लेबो, मतलब जो आए वो डक्स हो गए, और जो नहीं आ पाए वो लेम डक्स, मतलब कि जो लेम डक मतलब जो कि लगड़े हुए, किसको कहते हैं, लीव्स कहते हैं। तो वो जो नहीं आ पाए वो लेम डक्स हो गए, और जो लोग नए लोकसभा में आते हैं उसको निकाल के लोकसभा में वो डक्स हो गए, जो कहते हैं लेम डक सेशन। अब क्लियर हुआ? अब अगला है मैम ये स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि जो पिछली लोकसभा के अगली लोकसभा में इलेक्ट नहीं हो refers to the पाते। last session of the it refers to the last session of the existing Lok Second Sabha line में। after a, पहले पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, after a new Lok Sabha has been elected, यानी कि लास्ट सेशन की बात है। those member of the existing Lok Sabha यानी पहली मेंबर में थे who could not get re-elected, जो दोबारा लोकसभा में इलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको हमने कहा लेम डक्स। वो जो हो गए वो हो गए लेम डक्स, और जो पास हो गए वो हो गए डक्स, जो नहीं पास हो पाए वो हो गए लेम डक्स। और जिस सेशन में ये लेम डक्स थे, मतलब कि जो लास्ट सेशन जिसमें लेम डक्स थे, वो सेशन क्या हो गया, लेम डक्स सेशन। कि वो जो मतलब कि अब ये लोग पास होके नए वाले में नहीं आ पाए, ये लोग पुराने में ही खत्म हो गए, तो ये लोग कैसे डक हो गए, लेम डक, जो कि नए वाले में नहीं आ पाए। लास्ट सेशन जिसमें ये लोग थे, मतलब सेशन का पार्ट थे, वो सेशन कौन सा हो गया, लेम डक सेशन। इसमें ये लोग भी उस सभा के पार्ट थे, अब इस बार वो लोग सिलेक्ट होके नहीं आ पाए। अब क्लियर हुआ? ओके मैम।
अब आगे है आपका किचन कैबिनेट, पीआईएल और स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये सारी शीट आई गेस आपको मिल चुकी होगी, तो इसको इतना आप कल देख लेंगे, उसके बाद कल आपके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका सिर्फ एक दो चीजें और बचेगी, आपका बचेगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स। बाकी सारा कुछ हो चुका है आपका कोर्स, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपको क्वेश्चन की शीट आई गेस 11 बजे तक आई विल गिव द क्वेश्चन शीट, आप उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। दैट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चन इन द इवनिंग, राइट? सो कीप रिवाइजिंग एंड सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।